क्लासिफिकेशन ऑफ अब सोच के देखो, अगर कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनती तो तुमको तो प्रोटीन ही नहीं मिलता, और प्रोटीन नहीं मिलता तो क्या दिक्कत होती, क्या होता अगर प्रोटीन ना मिलता शरीर को, कीड़ों की तरह रेंग रहे होते रोड पे, बॉडी ही नहीं तुम्हारी बिल्ड होती, डेवलप होती, तो क्या करते, ऐसे ऐसे रेंग के चल रहे होते रोडों पे। कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, तुमको एनर्जी नहीं मिलती, हमेशा लगता है कि कुछ है ही नहीं शरीर में, कैसे पड़े हो। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, तो बड़े काम की चीजें हैं। तो हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो भाई, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ कैटेगरीज में बांट रहे हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन, एलिफैटिक, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, का मतलब क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, अलग अलग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ध्यान से देखिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें किस तरह से बांट के पढ़ना है, तो बेसिकली ये दो कैटेगरी में बांटे गए। पहला होगा ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, दूसरे नंबर पे होगा क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड लोग समझ रहे हैं? अभी जो मैंने आपको लिखा था ना, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, तो उसमें क्या कहीं रिंग बंद थी? देखो मतलब समझो, सीधा सीधा मैं मुद्दे की बात में बता दूं। मान लो तुमने यहां पे कार्बन लिखा, इधर बढ़े, इधर बढ़े, इधर बढ़े और वापस यहीं आ गए, मतलब एक रिंग बन गई। जिस कार्बन से शुरू किए, अगर बॉन्ड बनाते 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 उसी कार्बन पे पहुंच गए तो उसे बोला जाएगा क्लोज चेन कंपाउंड, मतलब तुमने चेन को क्लोज कर दिया। और अगर तुम चेन को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, ये कहीं बंद नहीं है, तो इसे बोला जाएगा ओपन चेन कंपाउंड, ठीक। अब ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं इनको बोला जाता है एलिफैटिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री में इनका नाम क्या रखा गया? एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और दूसरा नाम दिया गया अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। मतलब अगर तुम्हारी चेन सिंगल बॉन्डेड है पूरी, समझ रहे हो, तो उसे बोला जाता है सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं उसे? सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर कार्बन की चेन पूरी की पूरी सिंगल बॉन्डेड है तो उसे बोला जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर तुम्हारी कार्बन की चेन में कहीं पर भी बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अभी तो आपने कहा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है, पर पॉसिबिलिटी तो है कि डबल ट्रिपल बना सकते हैं। चार तो नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, वेपर फेस को छोड़ के, पर डबल या ट्रिपल बना सकते हैं। तो जब किसी चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड कम से कम एक प्रेजेंट हो, कम से कम एक, तो उसे क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और चेन में एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो उसे बोला जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। अब जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स का पेरेंट कंपाउंड होता है, कौन सा कंपाउंड? पेरेंट, उनको बोलते हैं अल्केन्स। पेरेंट शब्द का मतलब क्या है? पेरेंट का मतलब यह है कि बहुत सारे कंपाउंड इनसे बनाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है क्या? पेरेंट कंपाउंड्स। पेरेंट सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन होते हैं? अल्केन्स। पेरेंट सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इन्हें क्या बोला जाएगा? एल्केन्स।
ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं पेरेंट सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्केन्स। ठीक, अब ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये दो तरह के होते हैं। ये तुम्हारे एल्कीन होते हैं और तुम्हारे ये एल्काइन होते हैं। एल्कीन तब बोला जाएगा जब डबल बॉन्ड हो। अगर चेन में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बोला जाएगा, अगर चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन बोला जाएगा, और चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बोला जाएगा। थोड़ा हो सकता है अजीब लग रही हैं चीज़ें, पर थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस बनाए रखिए, कुछ समय बाद आपको लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ रहे हैं, वर्थ इट है हमारे लिए। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स अल्केन्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन सिंगल बॉन्ड होते हैं और इन्हें बोला जाता है पेरेंट सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इतना नोट कर लीजिए पहले। आगे चलते हैं। अब देखो क्लोज चेन कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपको क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड पढ़ने हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, ठीक है, सॉरी, क्योंकि मुस्कुराना तो वही है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक बहुत बड़ा परेशानी का फैक्टर रहता है बच्चों के लिए। हम जितने सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं जो ऑर्गेनिक से बड़ा खुश रहते हैं, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन अभी आपके लिए एक लिमिट है, एक बाउंड्री है, उतने में आपको हो सकता है कुछ लोगों को ना लगे कि बहुत टफ है, और कुछ लोगों को इतने में ही लग जाए टफ है। अगर जिनको लग जाए इतने में ही टफ है, वो थोड़ा सोच के पीसीएम चुनिएगा क्लास 11th में जाके। डरा नहीं रहे हैं, डिस्क्लेमर दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि थोड़ा देख दाग के लीजिएगा आगे जाके। चलिए क्लोज चेन कंपाउंड पे आ जाइए। तो देखिए क्लोज चेन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। क्लोज चेन कंपाउंड में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब जो चेन बनी है वो सिमिलर एटम से बनी होनी चाहिए, सिर्फ कार्बन 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 कार्बन, उसे बोल दिया गया होमोसाइक्लिक। साइक्लिक का मतलब रिंग, और रिंग ऐसे एटम से बनी हो जो सारे सेम हो। तो होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग कंटेन्स सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स। और यहां हमको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की। जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा था कार्बन 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 कार्बन। हाँ सिर्फ कार्बन, होमोसाइक्लिक में सिर्फ चेन में कार्बन। रिंग जो बनाएं, जो रिंग बनाने में टेक पार्ट करें, वो कार्बन होने चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें चीज़ बता दूं, कुछ हो सकता है आपने कहीं पढ़ा होगा कि होमोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अभी मैं उस लेवल पे आपके लिए नहीं जा रहा हूँ। मुझे बताने को तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि इसको मैं और क्लासिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, पर मैं अभी आपके सामने बहुत ऊपर बनना नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ भी बनवा दूँ, आप खुश हो जाएं कि अरे बहुत बता रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी आप उतना जानिए जितने से आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बने कि हाँ ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। तो मैं बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत धीमे धीमे बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। होमोसाइक्लिक का मतलब खाली इतना याद रखिए, रिंग जो बनेगी उसमें सिमिलर एटम्स होंगे, और हमें पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिंग बनाने में कार्बन का रोल प्ले होगा। हेट्रो क्या है? हेट्रो को ऐसे समझ लीजिए, आप एक रिंग बना रहे हैं,
रिंग बनाने में एक कोई दूसरा एटम आ जाए बीच में। समझ रहे बात को मैं क्या कह रहा हूं? हैं कि आप रिंग बना रहे थे और रिंग बनाने में एक डिफरेंट एटम ने टेक पार्ट कर लिया। दो भी आ सकते, दो भी आ सकते, तीन भी आ सकते, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन भी आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है, इन सम केसेस फॉस्फोरस भी आ जाता है। हाइड्रोजन नहीं आएगा, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है ना, और रिंग बनवाओगे तो उसे तो दो बॉन्ड तो बनाने ही पड़ेंगे कम से कम, तो नहीं बनाएगा रिंग, ठीक। तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट एटम्स। अब डिफरेंट एटम का मतलब ये नहीं कि एक रिंग बनाने में तुमने ऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट यूज कर लिए। हेट्रो का मतलब रिंग बना रहे हो चेन की, एक कोई डिफरेंट एटम कम से कम प्रेजेंट हो। नहीं, ब्रोमीन भी नहीं आएगा। और एक चीज सुन लो, ब्रोमीन भी तो एक ही बॉन्ड बनाता है, दो कैसे बना दोगे? ठीक। तो जब भी चेन बन रही थी सिमिलर एटम से बनी तो होमो, और जब डिफरेंट एटम से बनी तो हेट्रो। डिफरेंट एटम का मतलब क्या है? कुछ एटम सिमिलर थे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कार्बन होगा ही होगा, पर चेन को बनाने में एक कोई दूसरा एटम यूज हो गया, इसलिए मैंने बोल दिया हेट्रोसाइक्लिक। तो इस साल आपको क्लोज चेन कंपाउंड नहीं पढ़ने हैं। जिनको लगे कि मुझे अभी ही सब कुछ पढ़ लेना है वो भाई बिल्कुल पढ़ें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि होमोसाइक्लिक डेप्थ में पढ़ा दीजिए, ठीक है। पढ़ा देंगे तो दोबारा आप फिर ऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी ओपन चेन कंपाउंड पढ़ लीजिए। छोटी सी हेडिंग लगा लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी जो थोड़ी बहुत आपसे पूछी जा सकती हैं। तो देखो भाई, हमें ये पता है ऑल दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर formed most of the organic compounds are formed by mutual sharing of electrons between carbon atoms or between carbon एंड अदर डिफरेंट एटम। मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि भाई जो वैलेंसी पूरे करने के लिए दूसरे एलिमेंट लगाए जा रहे हैं उनके साथ भी तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एटम्स और बिटवीन कार्बन एंड डिफरेंट एटम्स। अब ये डिफरेंट एटम्स कौन से होंगे? पीछे लिखे थे मैंने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये अदर एटम हो गया। सो इसी में आगे लिखेंगे, सो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। भाई अगर म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे हैं तो क्या होंगे, इनका नेचर कैसा होगा? कोवेलेंट नेचर होगा। अब अगर कोवेलेंट नेचर है तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? दे एग्जिबिट, या ऐसे लिख लो, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर लिख सकते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, बट
बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे। यहां लिख दो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं, ये नहीं कि लिख दिया तो आपने कैसे लिख दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैरेलल में बहुत सारे अपवाद लेके चलती है। अपवाद इन द सेंस का मतलब है कि जो बात मैं बोलूंगा आप कह दो कि अगर 10 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड इस समय नोन है तो वो 10 लाख पे वो बात लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है, चीजें अलग रहती हैं थोड़ी बहुत। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, वाटर में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होंगे वाटर में। अब जो अदर सॉल्वेंट्स हैं, जैसे मैंने बता के रखे हैं, बेंजीन है, अदर सॉल्वेंट्स याद कर लीजिए थोड़े बहुत। अदर सॉल्वेंट्स जिनको बोला जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, कुछ नाम आपको याद होने चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। बेंजीन, टोलुइन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इनमें घुलेंगे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं यहां पे होगा, ठीक है। तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब अगर नेचर की बात करो, नेचर की, इनके नेचर की, तो देखो ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस का तीनों कॉन्सेप्ट है। कुछ कंपाउंड्स गैस में हैं, कुछ कंपाउंड्स लिक्विड हैं, कुछ कंपाउंड सॉलिड है, ठीक है। जैसे अभी आगे मैं बताऊंगा तो वहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। जैसे आपके घर में सिलेंडर है, अब सिलेंडर में जो गैस भरी है वो कौन सी है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन प्रोपेन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या गैस, गैस है। वहीं पर आपको मैं एक एग्जांपल और दे दूं, नेल पेंट रिमूवर है, उसके अंदर होता है एसीटोन, वो किस स्टेट में है, लिक्विड। कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। तो तीनों नेचर है कि नहीं है, कुछ कंपाउंड सॉलिड भी हैं, कुछ कंपाउंड लिक्विड भी हैं, कुछ कंपाउंड गैस भी हैं, ठीक है। तो नेचर में सॉलिड भी आएगा, लिक्विड भी आएगा, गैस भी आएगा। कोई डाउट इतने में? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बताओगे? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखें? हाँ, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही है भाई। वही वाली, जब म्यूचुअल शेयरिंग से सारे बॉन्ड बनने हैं तो होगी तो वही ना सारे कॉन्सेप्ट। एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं, हाँ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किए जाते हैं, विच मीन्स देयर एक्वस सॉल्यूशन, which means their aqueous solution contains ions and molecules। अब देखो बात वही आ गई,
अभी मैंने कहा था अपवाद हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल है। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिख दिया कि सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट विच मीन्स देयर एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब अब तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुल लें तो घुलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरके में। पानी में घुलता है तो क्या देता है? आयंस भी देता है, मॉलिक्यूल्स भी देता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब तुम इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो तुम्हें आयंस भी मिलेंगे, साथ साथ तुमको ये भी मिलेगा। मतलब सारा का सारा एसिटिक एसिड पानी में डिसॉल्व होने पर आयन नहीं देता है। जैसे आपको पता होगा NaCl को पानी में डिसॉल्व करो तो Na+ और Cl- मिलता है। जी हाँ, पर आपसे मैं कहूँ क्या इसको पानी में डिसॉल्व करने पर अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन लूँ तो क्या मेरे को सारा का सारा आयन मिलेगा? नहीं, कुछ ना कुछ ये भी प्रेजेंट होगा, सारा का सारा डिसोशिएट नहीं होता है। इसीलिए तो बोला जा रहा है क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या बोला जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद दो छोटी छोटी बातें और, इधर का मैं रब कर रहा हूं, इधर की सारी बातें लिख ली हैं। पहला पॉइंट मैं बिगाड़ रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। अरे पानी में भाई, एक्वस का मतलब पानी में डिसॉल्व करके कोई चीज़, कोई भी सोल्यूशन बना रहे हो पानी में उसे बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। अब यहां पे अगली बात बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे पूछेगा पेरेंट एलिफैटिक कंपाउंड, तो आपको पेरेंट एलिफैटिक कंपाउंड में लिख के आना है एल्केन। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्केन से बनाए जा सकते हैं। मतलब वो उन कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं पेरेंट। तो पेरेंट एलिफैटिक कंपाउंड कौन सा है? एल्केन। याद रखना, पूछेगा। अगर तुमसे पूछेगा पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसमें तुमको लिख के आना है बेंजीन। अभी के लिए याद कर लो, आगे तो मैं बताऊंगा क्या है ये। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, जो मैंने अभी क्लोज चेन कंपाउंड बताया था, इसको एक चीज और बोल सकते हैं, पेरेंट ओपन चेन कंपाउंड, और इसको मैं बोल सकता हूं पेरेंट क्लोज चेन कंपाउंड। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ओपन चेन कंपाउंड। मतलब अब हम लोग ओपन चेन कंपाउंड जो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर लिखा था उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो देखिएगा भाई ध्यान से। सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी है, काउंटिंग ऑफ कार्बन। कार्बन की काउंटिंग कैसे करके उनके नेम क्या लिखना है। मतलब आपके पास कितने कार्बन हैं। तो अगर आपके पास एक कार्बन है, भाई कोई कार्बन कितने से आप पढ़ रहे हैं, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन में कितने कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए आप यूज करेंगे मेथ। क्या यूज करेंगे? मेथ। n बराबर 2 के लिए आप यूज करेंगे एथ। n बराबर 3 के लिए आप यूज करेंगे प्रोप। n बराबर 4 के लिए आप यूज करेंगे ब्यूट। लिखते चलिए साथ में। n बराबर 5 के लिए आप यूज करेंगे पेंट। बेसिकली हम इनको बोलते हैं रूट वर्ड।
क्या है रूट वर्ड, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। इतनी देर से यही बोल रहे, थोड़ी देर बाद में समझना, थोड़ी देर बाद कब आएगा। अभी आप कुछ देर बाद अपने आप सब समझ जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। n बराबर 6 पे होगा हेक्स, 7 पे होगा हेप्ट, 8 पे होगा ऑक्ट, 9 पे होगा नोन, 10 पे होगा डेक। तो 1 से लेके 10 तक आपको सारे के सारे, हाँ हाँ, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। तो काउंटिंग ऑफ कार्बन का मतलब आपने चेन में कितने कार्बन काउंट किए। तो जब आप 1 कार्बन काउंट करोगे तो मेथ, 2 कार्बन काउंट करोगे एथ, 3 कार्बन काउंट करोगे प्रोप, 4 काउंट करोगे ब्यूट, 5 कार्बन काउंट करोगे पेंट, 6 काउंट करोगे हेक्स, 7 काउंट करोगे हेप्ट, 8 काउंट करोगे ऑक्ट, 9 काउंट करोगे तो नोन, और 10 काउंट करोगे तो डेक। क्या आगे नहीं होती है? होती है। बहुत लंबी लंबी चेन है, 1 डेक 2 डेक, पर आप 10 तक रखिए, बहुत है। 10 भी नहीं, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, बनाने को तो आप बहुत बना सकते हैं, पर आप देखोगे कि आपको मैक्सिमम 6 तक की बात ज़्यादा करनी होगी। पर हम लोग पढ़ेंगे सारे, ठीक है, पर आप देखोगे कि मैक्सिमम आपको यहाँ तक देखना होगा। एक बुक आती है गोल्ड बुक के नाम से, पूरी ऑर्गेनिक की बुक है, पूरी ऑर्गेनिक की बुक है, गोल्ड बुक के नाम से आती है। इतने बड़े बड़े, क्या हुआ है? अच्छा चलो ठीक है। तो एक बुक आती है गोल्ड बुक के नाम से, वो पूरी ऑर्गेनिक की बुक है, उसमें इतने बड़े बड़े कंपाउंड बने हैं, उनका नाम लिखा है कि आप बिल्कुल, आपको मजा आ जाएगी उसको देख के, पर देखिएगा नहीं। काउंटिंग ऑफ कार्बन, समझ में बात आई? कितने नंबर ऑफ कार्बन है और उनका रूट वर्ड क्या है। ठीक, अब अगली बात सुनिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें अल्केन कंपाउंड्स की। मतलब आप कह सकते हो, आप सबसे पहले बात करोगे किसकी? सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। किसकी बात करोगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। अब सैचुरेटेड के अंदर कौन आता है? अल्केन्स। कौन आता है? अल्केन्स। तो अल्केन्स बेसिकली पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इन्हीं से सारे बनाए जाते हैं, इन्हीं से सारे बनाए जाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है, कितने तरीके से आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, हम इस पे बात करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, हम इस पे बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन्स। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, या फिर उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के अंदर भी आप उसको ब्रांच फॉर्म में लिखना चाहते हैं या आप उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं। किस तरीके से आप लिखना चाहते हैं? ब्रांच फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि आप कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहते हैं? इतने तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से और आप उसको उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? अल्केन्स की। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, अल्केन्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CN
H2N+2, ये अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। दूसरी चीज, इनके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो यूज होता है एन। क्या यूज होता है? एन। सफिक्स क्या यूज होगा? एन। भाई बात को समझो, ये क्या बता रहे हैं? कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है चेन में? अरे अब चेन कैसी है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, कैसे बताओगे? तो इसके लिए कोई एक कोड चाहिए ना, जिससे तुम डिसाइड करके बताओगे कि चेन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो ये लगाने से पता चलेगा, किसमें? रूट वर्ड में, कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सफिक्स। और अल्केन का सफिक्स क्या है? एन। अभी मान लो हम गए, हमने किसी का नाम बुलाया, अब मान लो वहां पर उस नाम के 5 लोग हैं, अब कंफ्यूज हो गए किसको आना है। तो हमने कहा पेंट यहां आओ। अब पेंट परेशान है, पेंट डबल बॉन्ड वाला भी बैठा है, पेंट ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बैठा है, पेंट सिंगल बॉन्ड वाले बैठा है, कोई न्यूट के आया। अब तुम गुस्सा आ गए, पेंट यहां आओ। तो वहां से बोला कौन सा पेंट भाई, बोल ले। तो तुमने कहा यार ये तो सही बात है, वो कह रहा पेंट कौन सा? तो तुमने कहा पेंटेन। तो उसको समझ में आया कि वहां से उठ के किसको आना है? पेंटेन को उठ के आना है। मतलब उस पेंट को उठ के आना है जिसके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की चेन है। समझ बात आई? इतना लिख लिया, आगे चलें। लिख लीजिए भाई। मोस्टली फोकस आपको कंडेंस फॉर्म पे ज्यादा रखनी है, ब्रांच फॉर्म बहुत कम पूछी जाती है, कंडेंस फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आज इतने पे ही रोकते हैं, समय हो गया। ठीक है, कल आगे बात करेंगे, और कल अल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब निपटेगा, ये ध्यान रखिएगा। सबका रिप्रेजेंटेशन, सबका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सबका सब आप सीखेंगे। तो आज इतना ही रोकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक इसको पढ़िए और रिवीजन करिए।